बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑटोमोटिव नेटवर्क सीरीज में कैन बस के ऊपर अपना पहला लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है कैन बस और इसकी खसूसियात, एक डायग्नोस्टिक पर्सपेक्टिव। इस लेक्चर के अंदर हम कैन बस की पर्टिकुलरली वो खसूसियात डिस्कस करेंगे जिससे हमें कैन बस के डायग्नोसिस के अंदर फायदा होगा। इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूं कि जो इससे पहले एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है जिसका नाम है एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स और कम्युनिकेशन सिग्नल में फ़र्क, अगर वो वीडियो पहले देख ली जाए तो इस लेक्चर को समझने में काफ़ी आसानी होगी। इस लेक्चर की सीक्वेंस में हम सबसे पहले देखेंगे कि कम्युनिकेशन बसेस एक गाड़ी के लिए क्यों ज़रूरी हैं, और उसके अंदर हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड या सादा वायर कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है और बस नेटवर्क की क्या ज़रूरत है गाड़ियों के अंदर, और इसको हम समझने के लिए एक मिसाल का सहारा लेंगे। फिर हम बस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम कैन बस नेटवर्क की अक़साम के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद हम बहुत तफसील के साथ कैन बस की वो खसूसियात जिनसे हमें कैन बस के डायग्नोसिस में आसानी हो सकती है उनके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हम नेटवर्क्स में गेटवेज का तारुफ कराएंगे कि गेटवेज क्या चीज़ होती हैं और नेटवर्क्स में क्यों ज़रूरी होती हैं और नेटवर्क्स में ये क्या काम कर रही होती हैं। और आखिर में हम नेटवर्क की एक स्कीमेटिक डायग्राम का ओवरव्यू लेंगे कि नेटवर्क की स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर मुख्तलिफ नेटवर्क्स आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जब हम बस नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे जहनों में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि कम्युनिकेशन बसेस क्यों ज़रूरी हैं आज की गाड़ी में। तो इसका जवाब ये है कि वक्त के साथ साथ गाड़ियों में नित नए सिस्टम लग रहे हैं और इसी तरह सेंसर्स और एक्चुएटर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को एक ही कंप्यूटर से कंट्रोल करना फ़ायदेमंद नहीं रहा, बल्कि मॉड्यूलर अप्रोच को ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा गया है। इस अप्रोच में मुख्तलिफ सिस्टम्स को मुख्तलिफ कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स के थ्रू, जिनको हम कंट्रोलर्स भी कहते हैं, ECUs भी कहते हैं, के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ये कंप्यूटर्स ECM, TCM या BCM वगैरह हैं। इन ECUs को मुख्तलिफ कम्युनिकेशन बसेस के जरिए कनेक्ट किया जाता है गाड़ी के अंदर। गाड़ियों में इस मकसद के लिए कैन बस और इस तरह से दूसरी बसें बहुत वाइडली इस्तेमाल की गई हैं। पुरानी गाड़ियों में सादा वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल की जाती थी, जिनमें आपको हर एक सिग्नल के लिए एक अलहदा आपको वायर इस्तेमाल करनी पड़ती थी, और इस सिग्नल को आपने जहां भी गाड़ी के अंदर पहुंचाना होता था उसके लिए अलहदा से एक वायर को इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से वायर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। अब अगर सादा वायर कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल की जाए तो वो बहुत मसाइल पैदा करेगी, जैसा कि बहुत लंबी वायरिंग, बहुत ज़्यादा कनेक्टर्स और डायग्नोसिस और रिपेयर करने के मसाइल वगैरह। स्टैंडर्ड या सादा वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन के मसाइल के हल के तौर पे बस नेटवर्क्स को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर मुतारिफ कराया गया है। इन नेटवर्क्स में कैन बस की मुख्तलिफ अक़साम, मसलन मोस्ट बस, ईथरनेट की अक़साम, लिन बस, कैन बस, फ्लेक्स रे बस, प्रोफी बस वगैरह शामिल हैं। कैन बस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इनमें से एक है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और आज का लेक्चर हमारा कैन बस के ऊपर ही है। इन नेटवर्क की वजह से वायरिंग और कनेक्टर्स की तादाद भी काफ़ी कम हो गई है। बस नेटवर्क की अहमियत को समझने के लिए हम इंजन RPM सेंसर, जो कि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है, उसकी मिसाल लेते हैं। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर ECM या PCM को इंजन RPM का सिग्नल भेजता है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। इसके अलावा इंजन RPM की इनपुट ना सिर्फ इस PCM को चाहिए, बल्कि बहुत सारे और ECUs को भी चाहिए, जैसे AC, ABS, TCM और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये तो सिर्फ एक मिसाल है जिसमें RPM की इनपुट मुख्तलिफ ECUs को चाहिए। अगर हम इसको वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रखते हैं तो वायर जो सिस्टम होगा वायरों का, वो इस सेंसर से लेके हर ECU तक हमें वायर खींचनी पड़ेंगी। तो इसकी बजाय अगर हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल हो, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हो, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ECU तक, उस नेटवर्क तक इस इनपुट को पहुंचाना होगा किसी ECU के थ्रू। फिर वहां ECU से नेटवर्क की एक या दो लाइनों के ऊपर ये इंफॉर्मेशन हर तरह के ECU में जहां जहां पे भी रिक्वायरमेंट है पहुंच सकती है। ये सिर्फ एक सिग्नल की मिसाल है, जबकि मॉडर्न गाड़ियों में बेतहाशा सिग्नल्स मुख्तलिफ ECUs के बीच में शेयर हो रहे होते हैं।
अगर इस सब को वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन में डाला जाए तो बहुत मसाइल खड़े होते हैं। तो इसका वाहिद हल बस नेटवर्क कम्युनिकेशन ही है। कैन बस नेटवर्क को समझने के लिए इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो इस तस्वीर में दो तारों के साथ मुख्तलिफ ECUs कनेक्टेड हैं। यही दो बल खाती हुई या ट्विस्टेड वायर्स जो कि जिनका हमने यहाँ पे क्लोजअप व्यू भी दिखाया हुआ है, यही कैन बस नेटवर्क है। जो भी ECUs इस कैन बस नेटवर्क से मुंसलिक हैं वो आपस में हर तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं सिर्फ इन्हीं दो वायरों को इस्तेमाल करते हुए। इस तरह ये कैन बस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वायरिंग की जरूरत को बहुत हद तक कम कर देती है। वक्त के साथ साथ गाड़ियों के सिस्टम कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, इसलिए नेटवर्क्स की स्पीड और रिलायबिलिटी बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। गाड़ियों की कम्प्लेक्सिटी की वजह से कैन बस में कुछ तब्दीलियों के साथ इम्प्रूवमेंट की गई, जिससे इसकी मुख्तलिफ अक़साम ने जन्म लिया। इन अक़साम में मेन फ़र्क नेटवर्क की स्पीड का है। इसके अलावा कुछ फ़र्क और हैं, मसलन सिग्नल वोल्टेज लेवल डिफरेंट होते हैं, मैसेज का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कैन बस नेटवर्क को स्पीड की बेसिस के ऊपर तीन मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी लो स्पीड कैन बस है, जिसके अंदर बॉडी या के कैन की एक किस्म इस्तेमाल होती है। फिर हाई स्पीड कैन जो कि 1 Mbps की स्पीड के ऊपर कम्युनिकेट करती है, उसके अंदर फर्दर दो क्लासें हैं, एक सी कैन है और एक एम कैन है। इसके बाद कैन FD है। कैन FD को फ्लेक्सिबल डाटा रेट कैन भी कहते हैं। ये बेसिकली ADS एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम और ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सी कैन, जिसका नाम कंबस्टिबल व्हीकल से सी आया है, या इसको पावर ट्रेन कैन भी कहते हैं, ये हाई स्पीड कैन कैटेगरी की एक बस है और इसमें जो कनेक्टेड मॉड्यूल्स होते हैं उसमें जनरली ECM या PCM, TCM, 4 व्हील ड्राइव कंट्रोलर्स, ABS कंट्रोलर्स, SRS कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग EPS कंट्रोलर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम कंट्रोलर और DLC जो कि OBD पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर B या K कैन, जिसको बॉडी कैन कहते हैं, ये लो स्पीड कैन कैटेगरी में शामिल है। इसमें जो कनेक्टेड मॉड्यूल्स होते हैं उनमें BCM, स्मार्ट की मॉड्यूल, DDM, PDM, ड्राइवर या पैसेंजर डोर मॉड्यूल, IPM, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल वगैरह शामिल हैं। कैन बस नेटवर्क की जो तीसरी किस्म है उसको M कैन कहते हैं, जो कि मल्टीमीडिया कैन कहलाती है। ये हाई स्पीड कैन कैटेगरी में शामिल है और इसमें जो कनेक्टेड मॉड्यूल्स हैं वो बेसिकली ऑडियो और एम्पलीफायर मॉड्यूल्स हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हुए हैं कि कैन बस नेटवर्क दो ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर्स के ऊपर मुश्तमिल करता है, जिसमें सिर्फ दो वायरें हैं जो कि ट्विस्ट होती हैं और इन्हीं वायरों के साथ पैरेलल में तमाम ECUs कनेक्ट किए जाते हैं। अब चूंकि ये एक पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क है तो इस वजह से इसका जो मेन फायदा हमें मिलता है कि अगर कोई एक ECU खराब हो जाए तो उसकी वजह से इस नेटवर्क के ऊपर किसी किस्म का मसला नहीं आता, बकिया ECUs आपस में अपनी कम्युनिकेशन जारी रखते हैं। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को एक मल्टी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कैन बस में मुंसलिक हर ECU खुद मैसेज भेज और वसूल कर सकता है। जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें एक मास्टर होता है और एक स्लेव होता है और मास्टर को अलाउ होता है कि वो मैसेज भेज सके। तो इसमें इस तरह का कोई इशू नहीं होता। कैन बस के लिए अलहदा से कोई इश्यू नहीं होता, बल्कि हर ECU के अंदर कैन कंट्रोलर मौजूद होता है जिसको हम कैन इंटरफेस कहते हैं। इस तस्वीर के अंदर भी हम देख सकते हैं कि हर ECU के अंदर कैन इंटरफेस का लफ्ज लिखा हुआ है। तो उसके अंदर एक छोटा सा मॉड्यूल अवेलेबल होता है जो कि कैन इंटरफेस होता है। हर इस ECU में मौजूद ये इंटरफेस नेटवर्क से मैसेज वसूल करता है और अपने ECU की जबान में इसको कन्वर्ट करता है और ECU को दे देता है। इसी तरह ECU से भेजने वाले मैसेज को भी कैन नेटवर्क के फॉर्मेट के ऊपर कन्वर्ट करके कैन नेटवर्क के ऊपर भेजता है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हुए हैं कि ट्विस्टेड वायर्स ही, ये दो ट्विस्टेड वायर्स ही कैन नेटवर्क हैं। ये वाहिद एलिमेंट है जो कैन नेटवर्क के अंदर हमें अलहदा नजर आता है। इसके अलावा किसी किस्म का और मॉड्यूल नहीं होता जो कि नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा हो या उस पर काम कर रहा हो। उससे रेलेवेंट जो चीज है वो कैन इंटरफेस है, जो कि हर ECU के अंदर जो कंपेटिबल होता है कैन नेटवर्क से,
उसके अंदर वो इंटरफेस मौजूद होता है। ट्विस्टेड वायर की वजह से ये नेटवर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस को भी कैंसिल करता है। क्योंकि ये सिर्फ 2 वायर इस्तेमाल करता है, इसलिए ये काफी इकोनॉमिकल नेटवर्क भी है। इन 2 ट्विस्टेड वायर में से एक को कैन हाई कहते हैं और दूसरी को कैन लो कहते हैं। इसमें यहां पे ये याद रखें कि हम जनरली कंफ्यूज कर देते हैं कैन हाई और कैन लो को लो स्पीड कैन और हाई स्पीड कैन से। लो स्पीड कैन और हाई स्पीड कैन एक कैन नेटवर्क की 2 मुख्तलिफ किस्में हैं, जबकि ये हाई स्पीड कैन की एक किस्म सी कैन है और सी कैन के अंदर 2 वायर्स हैं, उनमें से एक वायर का नाम कैन हाई है और दूसरी का नाम कैन लो है। इन दोनों वायरों को कैन हाई और कैन लो क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है कि ये दोनों वायर्स मुख्तलिफ वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट करती हैं। कैन हाई का वोल्टेज लेवल ज्यादा होते हैं और कैन लो के वोल्टेज लेवल कम होते हैं। कैन हाई 2.5 वोल्ट से 3.5 वोल्ट के बीच पल्सेस, कम्युनिकेशन पल्सेस ऑन और ऑफ की जनरेट करती है, जबकि कैन लो 1.5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट के बीच ऑन और ऑफ की कम्युनिकेशन पल्सेस जनरेट करती है। ये वोल्टेज लेवल कैन बस के डायग्नोसिस में मापे जाते हैं। याद रहे कि ये वोल्टेज लेवल्स कैन बस की एक किस्म हाई स्पीड कैन, जिसको सी कैन कहते हैं, सिर्फ उससे मखसूस हैं। किसी भी और कैन बस के जो वोल्टेज लेवल है वो डिफरेंट होते हैं। सी कैन नेटवर्क की स्पीड 125 kbps से 1 mbps तक होती है, जो कि बहुत फायदेमंद है। जैसा कि हमने पहले कहा कि कैन बस नेटवर्क एक पैरेलल नेटवर्क है, तो इसकी जो कैन हाई और कैन लो की 2 वायर्स हैं, इनको आपस में मिलाया नहीं जा सकता, तो इनको किसी ना किसी जगह पे हमने टर्मिनेट करना होता है। अगर हम इन वायरों को वैसे ही मिला दें तो ये वायर, ये जो नेटवर्क है, ये पैरेलल नेटवर्क से सीरीज नेटवर्क बन जाएगा, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा। इसीलिए इन पैरेलल वायर्स के दोनों सिरों पे 120 ओम के 2 रेजिस्टर लगा दिए गए हैं, ताकि नेटवर्क सर्किट पैरेलल ही रहे, और इनका नाम टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस है। कैन नेटवर्क की सर्किट टोटल रेजिस्टेंस जो बनती है वो 60 ओम बनती है, क्योंकि दो 120 ओम के रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो उनको जब हम ऐड करते हैं तो वो 1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20 करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है वो 60 ओम होता है। तो इस वजह से कैन नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस हमेशा 60 ओम के आसपास आना चाहिए। जनरली इनमें से एक रेजिस्टेंस ईसीएम के अंदर होती है और दूसरी रेजिस्टेंस किसी और ईसीयू के अंदर, या फिर बहुत सी गाड़ियों के अंदर क्लस्टर कंट्रोल में होती है, और बाज कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिसमें दूसरी रेजिस्टेंस को किसी भी ईसीयू में नहीं लगाया जाता, बल्कि उसको एक्सटर्नली ऐड कर दिया जाता है नेटवर्क के साथ। आज की मॉडर्न गाड़ी के अंदर चूंकि सेंसर, एक्चुएटर्स और उसी निस्बत से मुख्तलिफ ईसीयूज की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इन ईसीयूज की आपस में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो हम देख चुके हैं कि वो नेटवर्क्स के ऊपर होती है, और इसके लिए एक से ज़्यादा नेटवर्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वो एक से ज़्यादा नेटवर्क इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं, जिसमें एक क्राइटेरिया उनकी रिलायबिलिटी है, दूसरा क्राइटेरिया उनकी इम्प्लीमेंटेशन की आसानी है, तीसरा क्राइटेरिया उनकी कॉस्ट है, चौथा क्राइटेरिया इस तरह से कुछ और भी हो सकता है, जिसकी वजह से गाड़ियों के अंदर एक से ज्यादा नेटवर्क्स लगाए जाते हैं। अब इन मुख्तलिफ नेटवर्क्स ने आपस में मुख्तलिफ अपने ईसीयूज की जो इंफॉर्मेशन है दूसरे नेटवर्क के साथ शेयर करनी होती है, जबकि हर नेटवर्क की जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है या स्ट्रक्चर है वो दूसरे नेटवर्क से डिफरेंट होता है। तो इसके लिए हमें एक गेटवे चाहिए होता है जो इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन को कन्वर्ट करके एक दूसरे को ये पास कराने के लिए बहुत जरूरी होता है। आजकल की मॉडर्न गाड़ियों में जनरली सी कैन के साथ ईसीएम या पीसीएम, ईपीएस, टीसीएम, एबीएस, एसी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्ट की कंट्रोलर और ओबीडी पोर्ट, जिसको डीएलसी कनेक्टर भी कहते हैं, ये मुंसलिक होते हैं। इसी तरह स्मार्ट की कंट्रोलर, बीसीएम और एसजेबी, स्मार्ट जंक्शन कंट्रोल बॉक्स, ये ऐसे इश्यूज हैं जो बी कैन या बॉडी कैन या जिसको के कैन नेटवर्क भी कहते हैं उसके साथ मुंसलिक होते हैं, और ये लो स्पीड कैन नेटवर्क है, जबकि सी कैन जो है वो हाई स्पीड कैन नेटवर्क है।
इन दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान काफी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर हो रही होती है। जबकि दोनों का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट मुख्तलिफ होता है, तो इस फर्क की वजह से इन मुख्तलिफ नेटवर्क्स को एक या एक से ज्यादा गेटवेज के जरिए मिलाया जाता है। तो जनरली आजकल की गाड़ियों में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एक गेटवे के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि अक्सर गाड़ियों में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुख्तलिफ नेटवर्क के लिए गेटवे का रोल अदा करता है। इस रोल में क्लस्टर यानी गेटवे का काम यह होता है कि वो एक नेटवर्क से आने वाली इंफॉर्मेशन को दूसरे नेटवर्क के मुताबिक कन्वर्ट करके उस नेटवर्क को भेजता है। इसी तरह से उस नेटवर्क से आने वाली इंफॉर्मेशन को इस वाले नेटवर्क से के मुताबिक कन्वर्ट करता है और फिर इसको भेजता है। कुछ गाड़ियों में इस काम के लिए बाकायदा अलहदा से अलग गेटवे मॉड्यूल्स लगाए जाते हैं ताकि कम्युनिकेशन मजीद रिलायबल और तेज हो सके। कुछ गाड़ियों के अंदर एक सेंट्रल गेटवे लगाया जाता है जो कि जंक्शन बॉक्स के तौर पे काम करता है और इसके साथ तमाम के तमाम नेटवर्क्स मिले होते हैं और हर तमाम नेटवर्क की जो कम्युनिकेशन है इस गेटवे से होके दूसरे नेटवर्क्स में जा रही होती है। और इसी गेटवे के साथ जो ओबीडी कनेक्टर या डीएलसी कनेक्टर है या ओबीडी पोर्ट है वो भी इसी के साथ कनेक्टेड होता है। इस केस में ओबीडी पोर्ट से कैन नेटवर्क को एक्सेस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ओबीडी कनेक्टर इस गेटवे के साथ एक मुख्तलिफ नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट कर रहा होता है और फिर वो जो डायग्नोसिस की इंफॉर्मेशन उसने भेजनी होती है या लेनी होती है मुख्तलिफ ईसीयू से, वो सारी की सारी अपने नेटवर्क से होते हुए इस गेटवे पे और फिर उसके बाद ओबीडी पोर्ट पे आती हैं। यहाँ पे कुछ जगहों पे बाज औकात एक ईसीयू जैसे यहाँ पे स्मार्ट की कंट्रोलर है दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स से मुंसलिक होता है, जैसे ये हाई स्पीड सी कैन के साथ और इस तरफ से बॉडी कैन के साथ मुंसलिक है, मगर इसको गेटवे की जरूरत नहीं है। इस तस्वीर में बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि ये कंट्रोलर इस गेटवे के साथ मुंसलिक नहीं हो रहा क्योंकि इसने एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दूसरे नेटवर्क से शेयर नहीं करनी, इस वजह से इसको गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये स्कीमेटिक डायग्राम एक मॉडर्न गाड़ी में कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम बगौर देखें तो हमें यहाँ पे सी कैन नेटवर्क नजर आ रहा है और इस तरफ हमें बॉडी कैन नेटवर्क नजर आ रहा है और इस तरफ हमें मल्टीमीडिया या एम कैन नेटवर्क नजर आ रहा है और सी कैन के साथ मुख्तलिफ ईसीयूज कनेक्टेड हैं और साथ में ये दो मॉड्यूल सी कैन के साथ साथ एम कैन के साथ भी कनेक्टेड हैं और इसी तरह से ये दो मॉड्यूल सी कैन के साथ साथ बॉडी कैन के साथ भी कनेक्टेड हैं। इसी तरह बॉडी कैन के साथ कुछ इंडिपेंडेंट मॉड्यूल भी अवेलेबल हैं और एम कैन के साथ भी दो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल अवेलेबल हैं। तो यकीनन सी कैन और एम कैन के बीच में इन दो मॉड्यूल में से कोई एक मॉड्यूल क्लस्टर गेटवे के तौर पे काम या अपना रोल अदा कर रहा होगा ताकि इधर की इंफॉर्मेशन को जब उसने सी कैन के ऊपर भेजना है तो वो कन्वर्ट करके सी कैन में भेजे और सी कैन में से किसी भी मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन अगर उसने एम कैन के ऊपर भेजनी है तो उसको एम कैन के फॉर्मेट पे कन्वर्ट करके इधर भेजे। लाइकवाइज जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जनरली मैंने पहले भी बताया है कि ये गेटवे पे होता है, गेटवे के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है इन मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स। अक्सर गाड़ियों के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गेटवे के तौर पे काम कर रहा होता है, तो यहाँ पे भी ये गेटवे के तौर पे काम कर रहा है। तो इधर की किसी भी ईसीयू की इंफॉर्मेशन सी कैन के ऊपर किसी और ईसीयू को पहुंचाने के लिए ये गेटवे उसको बॉडी कैन के फॉर्मेट से उस मैसेज को कन्वर्ट करके सी कैन के फॉर्मेट में इधर भेजता है और लाइकवाइज सी कैन से के किसी भी ईसीयू से कोई भी इंफॉर्मेशन लेके जिसने बॉडी कैन के किसी ईसीयू की तरफ जाना होता है उसको भी कन्वर्ट करता है बॉडी कैन के फॉर्मेट पे और फिर इस तरफ भेजता है। इस तरह से ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स गेटवे के थ्रू बहुत यूजफुल हो जाते हैं और उससे वायरिंग की तादाद भी बहुत कम हो जाती है और सिस्टम की एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को गो थ्रू करने के बाद आपको कैन बस की सही अंडरस्टैंडिंग मिल सकी होगी। आई थैंक यू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैन बस के मल्टीमीटर के साथ डायग्नोसिस के ऊपर बात करेंगे और उनको मल्टीमीटर के साथ कैन बस को बेसिक जो इंस्पेक्शन है या चेक्स हैं वो कैसे किए जाने चाहिए, वोल्टेज लेवल कैसे हम मल्टीमीटर के साथ चेक कर सकते हैं और रेजिस्टेंस वगैरह किस तरह से चेक कर सकते हैं, शॉर्ट टू ग्राउंड किस तरह से चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह।